तो क्या हाल चाल, बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th 2023 विज्ञान के पेपर कोड 824 ईपी के बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे माइनस साइन ये दर्शा दिया है कि ये जो मेरा लेंस की प्रकृति होगी वह अवतल होगा। ठीक है, अतः उत्तल वाले दोनों तो गलत हो गए। तो अब इन दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, और देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर में दिया है। तो हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है, P=1/f। परंतु यदि हमें सेंटीमीटर में चाहिए होता है तो यहाँ पे 100 रहता है। ठीक है, तो 2.5 लेके इसको सॉल्व करेंगे तो f को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा इधर 2.5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये जीरो बचा 40, अतः 40 सेंटीमीटर आ रहा है। और हमारा जो लेंस होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, अवतल। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त किया जाए तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, उसको किस तरीके से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं कि P क्या होता है, I² R होता है। तो हमें I का मान चाहिए है, इसलिए हम R को इस तरफ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P/R हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा, अतः I का मान क्या हो जाएगा, √P/R। अतः √P/R ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है प्रकाश की चाल माध्यम 1 और माध्यम 2 में क्रमशः V1 और V2 है, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष यदि हमसे पूछता है तो माध्यम 2 का जो स्पीड है माध्यम 1 की स्पीड का जो अनुपात है वही आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ 1 पहले दिया हुआ तो 2 पहले लेंगे। अतः इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित प्रश्न है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करें तो ये चुंबक है, क्षण चुंबक। तो चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ मूव करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, तो यहाँ से प्रकट हो रही हैं, सही बात है ये। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं, देखो दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रही हैं, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, देखो ये बंद वक्र बन रहा है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करने की वजह से वहाँ पे उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, दो डायरेक्शन आ रही है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन एराइज होता है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है कि इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो दृष्टि क्षेत्र हमारा उत्तल दर्पण का अधिकतम होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होने की वजह से ही इसको हम, जो हमारी वाहन है, जो ऑटोमोबाइल्स, उसमें हम उसको साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या दिया हुआ है कि R और 2R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 प्राप्त होता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 प्राप्त होता है, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए, यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 + R2, अतः R + 2R। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3R। यदि समांतर क्रम में जोड़ें तो हमारा R इक्विवेलेंट जो 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 + 1/R2 के बराबर होता है, अतः 1/R + 1/2R। एलसीएम लेंगे तो 2R आ जाएगा, तो R से R कैंसिल हुआ तो 2, 2R से 2R कैंसिल हुआ तो 1, 2 1 3 हो गया। तो अब इसका उल्टा कर देंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2R/3। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि R1/R2 का अनुपात पूछा हुआ है, R1/R2। तो R1/R2 ले लेंगे, तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 3R, तो यहाँ 3R पुट कर दिए। R2 की वैल्यू कितनी थी, 2R/3, तो यहाँ 2R/3 पुट कर दिए। अब देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा का मतलब क्या होता है, 2R/3 है तो कितना हो जाएगा, 3/2R हो जाएगा। तो R से R कैंसिल हो गया, तो 3 3 9, इधर कुछ नहीं है, इक्वल 2, ये आ जाएगा अपने आप। तो अतः रेशियो क्या रहा है, 9:2, 9:2 या फिर 9/2। ये देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। n गुना बढ़ा रहे हैं हम क्या, धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या, तो चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना ही बढ़ेगा। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे समानुपाती होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है इसका आईपीए का नेम क्या होगा। तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, तो कंपाउंड मेरा क्या है, CH3CH2OH है। OH ग्रुप आया है, ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो अंतिम में ऑल आएगा। ऑल हमारा जो प्रीफिक्स बनेगा ऑल बनेगा। और इसमें कितने हमारे वो हैं, कार्बन 2 हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, और 1 कार्बन के लिए मिथ होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 2 कार्बन तो इसका क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो एथेनॉल ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया में हमारा कोई भी चीज़, या फिर यूँ कहें हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस H2O रिलीज करता है, और ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसलिए इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश भी उत्पन्न होगा। देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, एक समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ती है। हाँ, तो ऊपर से नीचे जाएंगे हम, ठीक है, तो हमारी जो परमाणु की साइज वो बढ़ती है, क्योंकि उसमें एक नया कोष, एक बाहरी सेल जुड़ता चला जाता है, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी स्थिति गलत हो जाएगा। समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें पूछ रहा है शुद्ध जल का पीएच क्या होता है। शुद्ध जल हमारा क्या होता है, शुद्ध जल हमारा न्यूट्रल प्रकृति का होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। अगले प्रश्न हमसे पूछा है कि एल्डिहाइड के प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। तो ये क्या है, हमारा एल्कोहल है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले सवाल 14वां में दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो उत्पादक कैटेगरी में हमारे सभी वे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। मटर के लंबे पौधे टीटी का बौने पौधे टीटी से मध्य क्रॉस कराया जाए तो प्रथम संतति पीढ़ी में क्या मिलेंगे। अब देखिए, हम लंबे पौधे का बौने पौधे से जब क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से टी, यहाँ से टी, टी 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 टी, तो सब में एक कैपिटल टी आ ही रहा है, अर्थात एक कैपिटल टी आने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या डोमिनेंट करेक्टर है, इसकी वजह से सबके सभी पौधे क्या होंगे, हमारे सभी पौधे हमारे क्या होंगे, लंबे होंगे, अतः सभी पौधे लंबे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि हम इसकी द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी में भी 75% जो होता है हमारा वह लंबे पौधे ही आएंगे, केवल एक पौधा ऐसा आएगा, दैट मीन 25% पौधे ऐसे होंगे जो बौने होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में से पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के दौरान कौन सा जोड़ा इस्तेमाल होगा। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान 4 चीज़ें इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो देख लेते हैं जिसमें ये कॉम्बिनेशन बन रहा है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाएगा। तो नर पुष्प से तो पुष्प केसर तो होगा ही, परंतु वर्तिकाग्र नहीं होता है, क्योंकि ये मादा पुष्प का भाग है, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र। इंसुलिन स्रावित करता है। तो इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय से स्रावित होता है। अगले प्रश्न से पूछा है कि जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसे कौन प्रतिपादित किया था, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। जीवाश्म ईंधन जलने पर देते हैं, जीवाश्म ईंधन जलने पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी दे सकते हैं, अतः इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप वीडियो के इस चरण तक पहुंच गए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।